हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9वीं कक्षा। तो आप 9वीं कक्षा की जो गणित है वो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। जितने भी 9वीं कक्षा में अपने पास अध्याय हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आज अपनी पहली क्लास है, तो पहली क्लास हम पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। किससे? संख्या पद्धति से शुरू करने वाले हैं हम। पहला चैप्टर क्या है अपने पास? जो आप लोगों के पास किताब होगी उसमें भी पहला चैप्टर संख्या पद्धति होगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या पद्धति पढ़ना जरूरी क्यों है। तो अपने एक गणितज्ञ हुआ करते थे केल्विन नाम के, उन्होंने कहा था कि जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी भी घटना के बारे में नहीं जान सकते। अब ये बात तो अटपटी सी लग गई कि यार घटना के बारे में जानने के लिए संख्याओं की क्या जरूरत है। जैसे अभी जो अपने पास लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। भाई अगर हमें संख्याओं का नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि आज टोटल कितने केसेज आए, टोटल कितने नए मरीज आए आज? तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना संख्याओं के बगैर। तो जैसे हम अभी चल रहे हैं, कितने 12-13 हज़ार केस आ रहे हैं इंडिया में डेली के, तो हम कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने केस हो गए और कितने केस नए आ रहे हैं? तो किसी भी घटना को जानने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे ऐसे देखते हैं ना कि कितने लोग मरे या किसका एक्सीडेंट में हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ, कितनी चोटें आई, वो सब जानने के लिए हमें संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? वैसे तो ऐसा किसी के साथ ना हो कि वो उसका एक्सीडेंट हो और उसको चोटें आए, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी घटना को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अपने पास संख्याओं का ज्ञान होना। और बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान तो हमें 8वीं क्लास तक हो ही गया होगा। 9वीं कक्षा में भी देखेंगे हम अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी संख्याएं सीखने वाले हैं, वो हम इस जो अपने पास अध्याय है इसमें सीखेंगे, संख्या पद्धति में देखेंगे अपने पास। उसके बाद 10वीं कक्षा में भी संख्या वास्तविक संख्याएं करके एक अध्याय आता है, उसमें भी हम सीखेंगे। पर अभी हमें ध्यान रखना है किसमें? संख्या पद्धति में, कि हमें कौन कौन सी संख्याएं सीखनी है, ये अपना फोकस रहेगा इस चैप्टर में। तो अभी मैं वो रिवील नहीं करने वाला हूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी क्लासेज कब कब होने वाली है। देखो अपना बहुत ही सिंपल है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपनी क्लासेज होगी। कौन कौन सी? विज्ञान की क्लास होगी 6:45 तक, और उसके बाद गणित की क्लास होगी 7:45 तक। सभी लोगों को मामला क्लियर हो जाना चाहिए कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हमें 9वीं कक्षा की क्लासेज अटेंड करनी है यूट्यूब पे। कितने? 6 बजे से 8 बजे तक, पौने 8 बजे तक। इसमें हम बहुत मज़े से पढ़ने वाले, क्या क्या चीज़ें करने वाले। मैं बहुत सारी क्विज खिलवाऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिसके आंसर आप जो सबसे पहले आंसर, सबसे सही आंसर देगा उसका नाम भी अनाउंस करने वाला हूं मैं। तो आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हम मज़े से पढ़ेंगे, हमें मतलब कोई भी ना तो किसी बात की जल्दी है ना ही। तो पहली बात हमारा किन किन बातों पर फोकस रहेगा? सबसे पहली बात, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। दूसरी बात, हम लोग मज़े भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लासेज बोरिंग नहीं होने वाली है, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगी। मज़े के साथ पढ़ेंगे। मज़े उसमें क्या करेंगे हम? मज़े यही करेंगे कि बीच बीच में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जिसने सबसे पहले हल कर दिया उसका नाम लिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्विज किसी को नहीं मिस करनी है। दूसरी बात, अपने पास क्या है? देखो अपना अल्टीमेट पर्पज क्या है, मतलब अपने को क्लास लेने का अपना जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हमें क्या नॉलेज मिले, हमें कुछ सीखने को मिले। तो सीखना हमारा पर्पज है। तो मैं बता देता हूँ कि अपनी क्लासेज के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली बात, जितने भी लेक्चर होंगे वो सब आपको अटेंड करने हैं, मतलब सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने हैं। अगर गलती से कोई लेक्चर छूट जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। अगर मान लो आपका लेक्चर कोई छूट गया गलती से, तो वो आप बाद में आके यूट्यूब पे देख सकते हो कि भाई कोई किसी को ज़रूरी काम किसी को भी आ सकता है। उसके बाद अगर जो आपको नोट्स, जो अपने पास लिंक दी हुई है यूट्यूब में, नीचे एक लिंक दी हुई है, उस पर आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में क्या है? एक तो अपने पास जो भी अपने पास लिखा हुआ है वो पढ़ ले, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो देखेंगे तो। उसके बाद उसमें जो सवाल दिए हुए हैं वो ज़रूर हल कर लें। तो जो सवाल हल कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है, ऐसा होता है कि यार मेरे को ये वाला सवाल वीडियो देखने के बाद नहीं हो रहा है, तो उसके नीचे क्या दिया हुआ है? उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब उसके नीचे एक दिया होगा वीडियो लिखा होगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो पे ले जाएगा और इस वीडियो में आ जाएगा कि इसको कैसे हल करना है। मामला क्लियर है यहाँ तक?
तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें कैसे इसको यूज करना है। पहले वीडियो देखना है, वीडियो के नीचे जो डाउनलोड करने के लिए नोट्स दिए हुए हैं वो नोट्स डाउनलोड कर लें। नोट्स डाउनलोड करने के बाद अपने को क्वेश्चन हल करने हैं। सवाल हल करने में कोई समस्या आती है तो वीडियो पे देखें, और अगर वीडियो से भी समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है कोई सवाल ऐसा आ जाए कि जो वीडियो से भी समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर मेरे को तो ये मामला समझ नहीं आया। यहाँ तक का मामला सबको क्लियर है? अच्छा देखें, अब हम बात करते हैं अपना मेन बात क्या है। आज का मेन जो अपने पास चर्चा का विषय है वो है संख्या पद्धति। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संख्या पद्धति, संख्याएं पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप किसी भी घटना को बिना संख्याओं के नहीं जान सकते। जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा, किसी की घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी आप नहीं ले सकते। कब तक? जब तक अपने को संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा। संख्याओं के ज्ञान के लिए हमें क्या जरूरी है? संख्याओं का ज्ञान के लिए हमें यह जरूरी है कि कौन कौन सी संख्याएं होती है, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ये तो अपने पास संख्या पद्धति क्यों पढ़ना जरूरी है, ये मैंने बता दिया क्यों पढ़ना जरूरी है। किसी भी घटना को हम बिना संख्याओं के नहीं जान सकते। अच्छा, अब देखते हैं इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या, इस वाले अध्याय में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने पास कौन कौन सी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो सबसे पहली बात होगी कि यार हम क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की नॉलेज को देखूंगा कि आप लोगों को क्या क्या आता है। वही अपने पास प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगा और उनमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताने वाला हूं कि जो अपने पास अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को। उसके बाद दूसरा अपना नंबर आएगा। अब इस 9th क्लास में हम नया क्या सीखेंगे? परिमेय संख्याएं सीखेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं पे अपना सबसे पहला हमने पढ़ रखी है। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं में देखेंगे क्या क्या होता है। परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकालनी है। फिर उसके बाद अपना तीसरा चर्चा का विषय रहेगा ए परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ए परिमेय संख्याएं। उसके बाद हम चैप्टर के आखिर में हम क्या करेंगे? परिमेयकरण भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी नई नई चीजें हम सीखने वाले हैं। तो अपना मेन मुद्दा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का रहेगा इस अध्याय में। मोटे मोटी सी बात यह है कि हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के आजू बाजू घूमना है। अच्छा, अब देखते हैं हम पहले थोड़ा सा संख्याओं का पुनरीक्षण कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। प्राकृत संख्याएं, कौन बताएगा प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं ऐसी है जैसे जिससे हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। प्राकृतिक घटना क्या होती है? जैसे मान लो अपने, जैसे ये ले लेते हैं कि अपने यहाँ सामने 4 पेड़ खड़े हैं, तो 4 एक क्या है? 4 एक प्राकृतिक नंबर है भाई, प्राकृतिक चीज है। पेड़, ट्री क्या है? एक पेड़ क्या है? एक प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक चीज है तो ऐसी संख्या है जिससे हम प्राकृतिक वस्तुओं को बता सकते हैं। जैसे 4 पेड़ हो गए। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 3.5 पेड़, ऐसा तो हमने नहीं सुना होगा, या ऐसा सुना हो -1 पेड़। तो जिन प्राकृतिक चीजों को, जिन संख्याओं से हम निरूपित करते हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इन्हें हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अपने को ऐसा दिखेगा ना कैपिटल एन, उसका मतलब क्या है कि वो एक प्राकृत संख्या है। कौन कौन सी होती है ये मैं बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे ऐसे चलते चलते, मतलब प्राकृतिक चीजों को जिनसे हम निरूपित करते हैं वो अपने पास प्राकृत संख्याएं हो गई। अच्छा, प्राकृत संख्या सबसे पहले आई थी, ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे जो भी चीजें हम काउंट करने के लिए यूज करते थे वो प्राकृत संख्या है। उसके बाद अपने पास क्या आए थे? अच्छा, पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 भी ऐड कर दें, 0 भी जोड़ दें, तो वो अपने पास पूर्ण संख्याएं बन जाती है। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 भी जोड़ देंगे तो वो अपने पास पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम पूर्णांक। इनको होल नंबर बोलते हैं, इसलिए W से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी अपने को W दिखेगा उसका क्या मतलब है कि वो पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, होल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम पूर्णांक की। इसको इंटीजर बोलते हैं, I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Z से भी। I और Z में से कोई भी दिखेगा तो उसका हमें मतलब होना चाहिए कि यार ये बात किसकी कर रहा है? पूर्णांक संख्याओं की। अब पूर्णांक संख्या में क्या आता है? अपने पास 0, 1, 2 सारे तो अपने पास पूर्ण संख्या आएगी, 3, 4, 5 ऐसे इधर। और नेगेटिव में भी अगर इनका मैंने माइनस कर दिया सबको, और माइनस करके भी सबको मैंने एक साथ लिख दिया, तो वो अपने पास पूर्णांक संख्या हो गई। अच्छा, अपने पास एक रह गया ऋण पूर्णांक। क्या होते हैं? मतलब ऋण पूर्णांक का क्या मतलब हो गया? जिनमें सब में आगे माइनस 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 लगा होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? -1, -2, -3, -4, -5।
ये मामला है अपने पास। तो ये हमें ऑलरेडी हमें ये वाली चीजें हमें पहले से आती है। कौन कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृतिक चीजों को जिनसे हम निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास एक सेब है तो उसको एक ही कहेंगे भाई, जो प्राकृतिक चीज है सेब, ऐसे ही एक पेड़ है या ऐसा कहें। और प्राकृतिक चीजें क्या होती है? अब ये बिल्डिंग तो खैर प्राकृतिक चीज नहीं है, फिर भी अपन इसको भी प्राकृतिक संख्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बिल्डिंग है या दो बिल्डिंग है, तो वो सारी बातें अपने पास प्राकृत संख्याओं से होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्याओं में हमने जीरो और जोड़ दिया तो वो अपने पास पूर्ण संख्या हो जाएगी। ऋण संख्या, ऋण पूर्णांक, -1, -2, -3, -4, ये सारी ऋण पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं को इन दोनों को प्लस कर दे तो अपने पास ये बनता है, ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। अच्छा देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जो मैं जा रहा हूं वो देखें। अपने पास वास्तविक संख्याएं हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा उसकी। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं हम जो इस अध्याय में पढ़ने वाले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, उन दोनों को मिलाकर जो अपने पास बनेंगी वो वास्तविक संख्याएं बनेंगी। ये बात मेरे को याद दिलाना चैप्टर के आखिरी में कि सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला देने पे बनती हैं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा हमारे पास चीज़ें इसमें ऐड होती जाएगी। अच्छा देखें, अपने पास सबसे पहला एक उदाहरण दिया हुआ है। ये उदाहरण अगर आप लोगों से हो गया, अपने आप हो गया, तो मतलब आपको यहाँ तक का पढ़ा है, जो 8वीं कक्षा तक पढ़ा है आपने, वो आपको अच्छे से आता है। देखें पहला सवाल क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। मतलब अपने को ये बताना या तो सत्य है या असत्य है। उसके बाद हमें कारण भी देना है कि अगर कोई सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सत्य होना चाहिए क्या असत्य? जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर आना चाहिए। देखें सबसे पहले कौन आंसर बताता है। ये वाली बात सत्य है कि असत्य है? जल्दी से बताएं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। रिकनेक्शन सक्सेसफुल। अगर हमने क्या किया, प्राकृत संख्याओं में से, पूर्ण संख्याओं में से अगर हमने 0 को हटा दिया, 1 2 3 4, ये अपने पास प्राकृत संख्या हो जाएंगी। सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यू था, आप लोगों के पास शायद वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो हम फिर से कनेक्ट हो गए हैं। देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर अपने पास 0 1 2 3 4 ये सारी पूर्ण संख्या, अभी हमने पिछले वाले पेज पे देखा कि 0 1 2 3 4 ये सारी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? अगर पूर्ण संख्याओं में से 0 को हटा दे। अब देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बता ये वाला सत्य है कि नहीं है? भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या, 0 देखे तो 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये वाला अपने पास ये तो असत्य वचन हो गया। ये अपने पास हो गया असत्य वचन। इसका मामला खराब हो गया। क्यों? 0 अपने पास एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो अपने पास असत्य वचन हो गया। कौन सा? कि पूर्ण संख्याएं सारी होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती, तो ये मामला हो गया असत्य। ये इसका कारण क्या हो जाएगा? 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती। अच्छा दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा परिमेय संख्याओं की थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। परिमेय संख्या के बारे में जब इसने बात कर दी, परिमेय संख्या के बारे में जब इसने बात कर दी, परिमेय देखते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होने चाहिए अपने पास? p और q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। p तथा q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो अपने पास परिमेय संख्या है। अब देखें प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं अपने पास? ये पूर्णांक हो गए। पूर्णांक यहां लिख लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये चलते चलते चलते। अब इसको p बटे q के रूप में इसको लिख सकता हूं मैं -3 बटे 1 -2 बटे 1 -1 बटे 1 0 बटे 1 1 बटे 1 2 बटे 1 3 बटे, तो इन सबको p बटे q रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपने पास एक सत्य वचन हो गया। तो जितने भी अपने पास पूर्णांक होते हैं वो सारे परिमेय संख्याएं होते हैं। अच्छा
अब एक और बच गया, एक आखिरी सवाल क्या अपने पास, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब परिमेय संख्या तो ये भी हो जाएगी, ये देखिए, ये बताएं जल्दी से, ये अपने पास एक परिमेय संख्या 1/2, 3/4, 5/6 परिमेय संख्या है कि नहीं, उसकी परिभाषा को संतुष्ट कर रही है p/q रूप में, लेकिन p/q रूप में, लेकिन ये अपने पास पूर्णांक नहीं है, तो ये वाला मामला गलत हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये अपने पास असत्य। समझ में आ गया मामला? मामला क्या है अपने पास, पहले वाला असत्य, बिकॉज 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती। दूसरा मामला सत्य है, जितनी भी अपने पास पूर्णांक संख्या है उन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये वाली बात असत्य है, क्योंकि अपने पास कुछ पूर्णांक ऐसे होते, कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती है 1/2, 3/4, 5/6 जो कि पूर्णांक नहीं होती। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास, आगे वाला देखते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होना चाहिए, जहां p तथा q पूर्णांक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मामला एकदम समझ में आ जाना चाहिए। जैसे क्या, p और q ऊपर, इसको बोलते हैं अपन अंश, और ये होता है हर। मतलब अपने पास अंश और हर में अगर अपने पास दोनों पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण के लिए ले लेते हैं, उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, जैसे अपने पास 1/2, 3/4, 5/6, 1/3, 1/8, माइनस में भी हो सकते हैं, -1/2, -3/4, -5/6, -1/3, -1/8। मतलब अपन जितने भी बना सकते हैं, किसमें p और q दोनों क्या होने चाहिए, ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमें पता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी -1, -2, -3, -4, 5, 6, ये सारे पूर्णांक होते हैं। तो अपने पास ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और अपने पास नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। अगर अपने पास दोनों में ही, अंश में भी पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है, तो वो अपने पास परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल भी समझ में आ गए, क्लियर है यहां तक मामला? अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपने पास परिमेय संख्याओं में क्या करना है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बहुत अपने पास उपयोग होने वाला है 10वीं कक्षा में। कौन कौन से नियमों को फॉलो करती है, कौन सी परिमेय संख्याओं के जोड़ व गुणा में बीजीय नियम, मतलब अपने पास कौन कौन से नियमों को ये अपने पास क्या करती है, फॉलो करती है, कौन कौन से नियम अपने पास इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। देखें, सबसे पहला है संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, वितरण और बटन नियम। एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अपन टोटल 6 नियम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के। देखें, सबसे पहला नियम क्या है अपने पास, संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग कर लो। जैसे अपने पास माना a तथा b दो परिमेय संख्याएं, a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं। a तथा b क्या है अपने पास, दो परिमेय संख्याएं। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है a प्लस b क्या होगा। पहली बात, a प्लस b मतलब a और b को जोड़ देंगे, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो a प्लस b भी एक परिमेय संख्या होगी, b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब कोई भी दो परिमेय संख्याओं को अगर हम उनका योगफल निकालेंगे तो वो भी परिमेय संख्याएं होगी। संवरक नियम क्या कहता है, जिस तरह की संख्याओं में हम लगा रहे हैं, जिस तरह की संख्याओं में हम क्या लगा रहे हैं, योग का नियम, योग कर रहे हैं दोनों का, तो जिस तरह की संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उसी तरह की संख्या आनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, संवरक नियम। अगर अपने ऐसी कंडीशन आती है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे परिमेय संख्या आ रही है तो वो संवरक नियम को फॉलो करेगी। दूसरी बात, अगर दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे a गुणा b, ये भी अपने पास परिमेय संख्या ही आएगी। तो अपने पास जो परिमेय संख्याओं का योगफल है और परिमेय संख्याओं का गुणनफल है वो दोनों
दोनों अपने पास संवरक नियम को फॉलो करते हैं। जो भी अपने पास परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल है वो संवरक नियम को ही। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अभी किसी का जो कमेंट आया, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम अभी बात करेंगे जैसे ही परिमेय संख्या खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम अपरिमेय संख्याएं पढ़ने वाली है, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर पहले ध्यान दें, उसके बाद जो ऐसा नहीं होगा चैप्टर खत्म होते होते आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। जितने भी आपको जो नहीं आता वो सारा मैं पढ़ाने वाला, उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो अभी पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करें। संवरक नियम क्या कहता है, अगर योगफल कर रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल करने पे वही संख्या आती है तो वो संवरक नियम को फॉलो करेगी। तो दो संख्याओं का योगफल करने पे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, और दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी अपने पास परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये अपने पास संवरक नियम को फॉलो कर रहा है। देखें, अच्छा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे परिमेय संख्या आएगी, इसकी क्या गारंटी है? तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपने पास ऐसा दे रखा है 1/2 प्लस 3/4, दोनों परिमेय संख्या है। इनको जोड़ने पे क्या आएगा, देखो क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले और 2 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ऐसा जाता है 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 भी अपने पास एक परिमेय संख्या है। अच्छा अगर हम इन दोनों को गुना करते तो भी 1/2 गुणा 3/4, 3/8 हो गया, ये भी अपने पास परिमेय संख्या है। तो जोड़ करने पे भी परिमेय आ रहा है और गुना करने पे भी परिमेय आ रहा है। तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करें या गुना करें, हमेशा अपने पास परिमेय संख्या ही आने वाली है। तो वो अपने पास क्या हो गया, संवरक नियम को, अपने पास संवरक नियम को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अच्छा ये वाली बात हम जोड़ के साथ, अगर उन दोनों को घटाएंगे भी, a माइनस बी भी करेंगे, a माइनस बी करेंगे, वो भी अपने पास a माइनस बी भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो दो परिमेय संख्याओं का घटाव भी संवरक नियम को फॉलो करेगा। अच्छा ऐसे ही हमने क्या किया था, दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया था। अगर दो परिमेय संख्याओं में एक परिमेय संख्या में दूसरी का भाग देंगे, जहां पे b क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी अपने पास एक परिमेय संख्या आएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मोटा मोटी तौर पे परिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल, घटाव और भागफल चारों संवरक नियम को फॉलो करते हैं, संवरक नियम को फॉलो करते हैं। आगे चले, आगे देखते हैं कौन सा नियम है अपने पास। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है अपने पास, क्रम विनिमय नियम के अनुसार a प्लस बी, अगर a में हम b को जोड़ेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, b में a को जोड़ने पे भाई बराबर ही आता है। 1 में 2 को जोड़ो या 2 में 1 को जोड़ो, बात तो एक ही है। तो अपने पास ये क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करते हैं। क्रम विनिमय नियम का क्या मतलब होता है, जैसे अपने पास पहले में क्या था, 1 में 2 जोड़ दिया, पहले में 1 में 2 जोड़ा, उसको उल्टा कर दिया, 2 में 1 जोड़ दिया, तो ये अपने पास क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। ऐसे ही गुणनफल की बात करेंगे तो a गुणा b किसके इक्वल होता है, b गुणा a के। भाई 1 को 2 से गुणा करो या 2 को 1 से गुणा करो, तब भी अपने पास बात बराबर ही है। तो क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करेंगे। अच्छा अगर हम इसी में बात करते हैं, हम किसकी, जो घटाव की और भागफल की बात करते हैं, तो a माइनस बी किसके, b माइनस a के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। यहां से अपने पास आएगा -1, यहां से अपने पास 1 आएगा, तो दोनों बराबर नहीं है। तो अपने पास गुणनफल और योगफल तो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, बट भागफल और घटाव अपने पास क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करते। यहां तक मामला समझ में आ रहा है। संवरक नियम क्या था, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने पे परिमेय संख्या ही आती है। क्रम विनिमय नियम क्या है, अगर हम उल्टा कर दें, जैसे पहले अपने पास a आ रहा है, a प्लस बी, a को b में जोड़ रहे हैं, फिर दूसरी बार हमारा b को a में जोड़ रहे हैं, तो दोनों में अपने पास बराबर ही रहने वाला है। यही योगफल का, गुणनफल के साथ भी है, a में पहले b को गुणा कर रहे हैं, फिर b में a को गुणा कर रहे हैं, दोनों में अपने पास मामला सेम ही रहने वाला है। पर घटाव और भागफल के केस में ऐसा नहीं है, घटाव और भागफल में आंसर अलग अलग आएगा। अच्छा देखिए भागफल का भी देख लेते हैं। अगर हम 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये दोनों अलग अलग है, तो भागफल में भी अपने पास ये वाला नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं अगला नियम क्या है अपने पास। सहचार्य नियम क्या कहता है अपने को, सहचार्य नियम क्या कहता है, देखें अपने पास ऐसा दे रखा है a गुणा b प्लस सी,
या ऐसा दे रखा है ए प्लस बी गुणा सी, ए को बी प्लस सी से गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा क्या, ए बी प्लस ए सी। जो ए है वो अंदर वाले दोनों से गुना हो जाएगा। ए क्या करेगा, पहले बी से गुना होगा, फिर ए सी से गुना होगा। ऐसे ही इसमें करेंगे तो ए सी प्लस बी सी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखें एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास ऐसे दे रखा है 2 गुणा 3 प्लस 4, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 क्या होता है 7, 7 गुणा 2 14। अच्छा देखिए अगर मैं ऐसा करता 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है अपने पास, ये भी 14 हो जाएगा। मामला क्लियर है कि नहीं है। ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें भी अपने पास ऐसा ही आने वाला है। तो अगर अंदर दो संख्याएं क्या है, अगर अंदर दो संख्याएं अपने पास क्या है, किसमें, योगफल में, और बाहर किसी से हम गुना कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अच्छा ये वाला तो दूसरा नियम, ये अपने पास सहचार्य नियम, ये ऐसा होता है, एक सेकेंड, ये होता है अपने पास क्रम विनिमय, ये होता है अपने पास वितरण और बंटन का नियम होता है। सहचार्य नियम देखिए, सहचार्य नियम क्या होता है, अगर मैंने ऐसा किया ए प्लस बी प्लस सी ऐसा कर दिया, इसको अगर ऐसा जोड़े या ऐसा करें हम ए में बी प्लस सी को जोड़े तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी ही आने वाला। ये अपने पास सहचार्य नियम, मतलब या ऐसा करें अपन 1 प्लस 2 उसमें 3 को ऐड करें, या ऐसा करें 1 में 2 प्लस 3 को जोड़े तो अपने पास आंसर बराबर आएगा। देखो यहां से क्या आएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, यहां से अपने पास 1 प्लस 5 यहां से भी 6 आ जाएगा। तो दोनों में आंसर अपने पास वही सेम ही आने वाला है। तो ये अपने पास होता है योगफल का सहचार्य नियम। अपने पास गुणनफल का सहचार्य नियम ऐसा हो जाएगा a गुणा बी, उसके बाद c से गुणा किया बराबर a गुणा b गुणा c से गुणा कर दिया इसको, ये अपने पास a गुणा b गुणा c ही आने वाला है। ये अपने पास सहचार्य नियम हो गया कि पहले या तो पहले वाले दोनों को ले लो, उनको योगफल कर लो या गुणा कर लो, फिर दूसरे से योगफल कर लो या तीसरे से योगफल कर लो या गुणा कर लो, अपने पास बात बराबर ही है। अच्छा इसमें गुणा वाले में भी देखेंगे तो पहले 1 गुणा 2 कर लिया, फिर उसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 3 6। अगर ऐसा करते हम 1 गुणा 2 गुणा 3 तो ये भी अपने पास बराबर ही आएगा, 1 गुणा 6 आ जाएगा, फिर से 6 आ गया। क्लियर है। सहचार्य नियम का क्या मतलब होता है, अपने पास अगर पहले 2 को ऐड कर लिया उसके बाद तीसरा ऐड किया, या ऐसा किया पहले वाले को छोड़ दिया, पहले आखिरी वाले 2 को ऐड कर लिया, योग कर लिया, और उसके बाद तीसरे को किया, तो भी अपने पास बराबर ही आने वाला है। ठीक है। अच्छा देखें अपने पास अगला क्या है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव क्या होता है इसकी बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा ऐसा देखें, यदि अपने पास माना a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है। अब देखें अगर मैं a में जीरो जोड़ दूं या 0 में a जोड़ दूं, हमेशा क्या आएगा अपने पास a ही आएगा। भाई 0 एक ऐसी संख्या है उसको किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो a प्लस 0 या ऐसा बोलूं 0 प्लस a बराबर a आएगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं 0 0 योगफल का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है मतलब 0 को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। परिमेय क्या, किसी भी अपरिमेय संख्या में जोड़ दो, किसी भी तरह की संख्या में जोड़ दो 0 को, अपने पास संख्या वही रहने वाली है, वो संख्या बदलेगी नहीं। तो 0 अपने पास योगफल का तत्समक अवयव हो गया। तत्समक अवयव उसको बोलते हैं जिससे अपने पास जो अपने पास आंसर है और जो अपने पास शुरुआत में नंबर था, जो अपने पास आखिर में आया और शुरू में था, वो बराबर ही रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से अपने पास वो संख्या बदलेगी नहीं बदलेगी, तो वो अपने पास तत्समक अवयव क्या हो गया, योगफल का तत्समक अवयव 0 हो गया। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए, अच्छा अगर मैं a एक परिमेय संख्या उसको 1 से गुणा कर दूं या 1 को a से गुणा कर दूं, तो अपने पास क्या रहने वाला है, a ही रहने वाला है। तो अपन 1 को क्या कह सकते हैं, 1 क्या है, एक गुणनफल का तत्समक अवयव है। ठीक है,
एक क्या हो जाएगा अपने पास, गुणनफल का तत्समक अवयव हो जाएगा। गुणनफल का तत्समक अवयव क्या होता है, उसको किसी से भी गुणा कर लो भाई, एक से किसी को भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा वही संख्या आएगी। तो इसमें भी वही हो रहा है अपने पास, तत्समक अवयव क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, एक हो जाएगा भाई, एक से किसी को भी गुणा कर लो हमेशा क्या आएगा, वही संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। तो मतलब तत्समक अवयव गुणनफल का हो गया 1 और योगफल का हो गया 0। मतलब किसी में 0 अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रहने वाली है, और किसी में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहने वाली है। तो 0 योगफल का तत्समक अवयव हो गया और 1 गुणनफल का तत्समक अवयव हो गया। अच्छा आगे चलते, आगे अपने पास अगला क्या है, प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, फिर से माना ए एक परिमेय संख्या है, ए क्या है अपने पास, एक परिमेय संख्या है। ए एक परिमेय संख्या है। अच्छा देखें, हर एक परिमेय संख्या के लिए माइनस ए होती है भाई, हर एक परिमेय संख्या, जैसे अपने पास 2 एक परिमेय संख्या है तो उसके लिए अपने पास -2 एक संख्या होगी, या ऐसा बोले 1/2 एक संख्या तो -1/2 होगी, या ऐसा कोई भी संख्या ले लो, -3/4 है तो उसका -3/4 होगा। तो जितनी भी अपने पास परिमेय संख्या होगी उसके लिए उसका ऋणात्मक भी उपस्थित होगा। अब देखें, अगर हम ए में -a को जोड़ देंगे, ए में -a को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ने पे अपने पास तत्समक अवयव आ रहा है, 0 क्या था अपने पास, योगफल का तत्समक अवयव था, तत्समक अवयव आ रहा है, तो वो अपने पास उसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या ए के लिए एक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए अपने पास -a भी एक परिमेय संख्या होगी, और -a परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ए का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा, किसका, योगफल का। तो -a योगफल का प्रतिलोम अवयव है, ठीक है, मामला क्लियर है। मतलब किसी भी संख्या में उसका ऋणात्मक जोड़ने से अपने पास 0 आ जाता है। 0 क्या, तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव हो गया, तो जो अपने पास हम जिसको जोड़ रहे हैं वो अपने पास योगफल का प्रतिलोम अवयव हो गया। अब बात करें गुणनफल की। हर एक परिमेय संख्या ए के लिए, ए में अगर हम 1/a को गुणा करेंगे, यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 0 के अलावा अपने पास जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका हर एक ए के लिए 1/a होगा, और 1/a से इसको गुणा करने पे 1 आ जाएगा। तो 1/a क्या हो जाएगा अपने पास, 1/a गुणनफल का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा, गुणनफल का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही साधारण सी बात है। साधारण सी बात क्या है, कोई संख्या दे रखी है a, उसके लिए -a भी उपस्थित होगी, तो किसी भी परिमेय संख्या a के लिए -a उपस्थित होगी और वो उसका प्रतिलोम अवयव होता है, क्योंकि a और -a को जोड़ने पे अपने पास तत्समक अवयव आ जाता है योगफल का। ऐसे ही हर एक परिमेय संख्या a के लिए 1/a भी उपस्थित होगी, 0 को छोड़कर। 0 के लिए 1/0 उपस्थित नहीं होती, 1/0 तो कुछ होता ही नहीं है। किसी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं वो अपने पास परिभाषित नहीं होता। तो हर एक संख्या a, हर एक परिमेय संख्या a 0 के अलावा जितनी भी अपने पास है उसके लिए 1/a 1/a उपस्थित होगी, और इन दोनों को गुणा करने पे अपने पास गुणनफल का तत्समक अवयव आ रहा है, तो 1/a गुणनफल का प्रतिलोम अवयव हो गया। तो प्रतिलोम अवयव में कुछ नहीं करना, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर कोई संख्या a दे रखी है तो योगफल का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा -a और गुणनफल का 1/a, ठीक है। अच्छा अगला अपने पास देखते हैं क्या है, वितरण या बटन का नियम, जो अपने पास मैंने थोड़ी देर पहले गलती से उसमें डिस्कस कर दिया था सहचार्य में। देखें वितरण या बटन का नियम क्या कहता है, a × b + c, इसको हम ab + ac लिख सकते हैं। ab और ac को जोड़ देंगे तो सेम बात आएगी, और अगर मैंने ऐसा कर दिया a + b × c, तो इसको ac + bc लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सी बात है। अगर हम ऐसा करें या ऐसा करें, जैसे a मान लेते हैं अपने पास 2 है, b अपने पास 3 है और c अपने पास 4 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 × 7 14 हो गया। अगर हम इसको ऐसा करते 2 × 3 + 2 × 4 तो भी अपने पास क्या आ जाता, 6 + 8, तो भी अपने पास 14 ही आंसर आता। तो मतलब वितरण और बटन का नियम क्या कह रहा है कि जो अपने पास आगे वाला गुणा हो रहा है उनको दोनों से गुणा करके अलग अलग हम लिख सकते हैं, इतनी सी बात है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने पास सारे नियम हो गए, अब फॉलो। अच्छा अब बात मेन काम की चीज अपने पास अब आई है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना।
मान लेते हैं अपने पास कौन कौन सी परिमेय संख्या दे रखी है, एक दे रखी है एक और एक दे रखी है दो। परिमेय संख्या है कि नहीं है? एक और दो के बीच में परिमेय संख्या हमें पता है कौन सी होती है भाई, 1.5 होती है। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 3/2। तो अब हमें क्या निकालना है? ये तो एक संख्या की बात हो गई। एक संख्या के लिए तो हम क्या करेंगे सॉरी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? इन दोनों को एक और दो को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो जब भी हमें एक परिमेय संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे? जब भी हमें परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? a प्लस बी बटे 2। a प्लस बी बटे 2 हो जाएगी। मतलब तो अगर हमसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्या देके कि इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकालो, तो वो क्या करेंगे? उन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वो अपने पास एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, अब बात करें, अगर अपने पास ऐसे बात करता है a तथा b के बीच n परिमेय संख्याएं निकालो। n परिमेय संख्याएं निकालें। इसका रास्ता क्या है? देखें, बहुत ही आसान है। जैसे अपने पास ये दे रखा है, 1 और 2 ही दे रखा है, और हमसे बोल दिया जाए कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। क्या करना है? देखो, 1 को और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब जो जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसको 1 प्लस करके उसमें 1 जोड़ के ऊपर नीचे उस, तो अब ये क्या बट गया? ये तो हो गया अपने पास 6/6, और ये अपने पास क्या हो गया? 12/6। अब देखें, अब क्या करना है? जो अपने पास क्या है, ये तो अपने पास अंश है और ये हर है। देखें, यहाँ पे इसका हर भी 6 है और इसका हर भी 6 है, बस अंश में फर्क है। तो क्या करेंगे? अंश को एक एक बढ़ाते जाएंगे। कहाँ तक? जब तक दूसरी संख्या नहीं आ जाती। तो ऐसी हो जाएगी एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी इनके बीच में? एक हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी किस किस के बीच में? 1 और 2 के बीच में। कौन कौन सी? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो बहुत ही आसान है। अगर आपने a और b के बीच में निकालनी है तो क्या करेंगे? हम a को भी n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 से भाग देंगे। ऐसे ही b को भी n+1 से गुणा करेंगे और n+1 से भाग देंगे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? ऊपर वाला जो अंश है उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाना है? जो अपने पास इसका अंश है यहाँ तक पहुंच जाना है, जैसे हमने इसमें किया था। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 1 और 2 दे रखे थे, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, तो 5 + 1 6 हो गया। तो 6 से गुणा किया, इसको 6 से गुणा किया और 6 से भाग दिया, इसको भी 6 से गुणा किया और 6 से भाग दिया। तो अपने पास जो उसका हर है वो तो दोनों का हो गया 6, और जो अंश है इसका तो 6 है अंश और इसका 12 है। तो 6 से 12 तक चलना। 6 से 12 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? कौन कौन संख्या आती है? 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 परिमेय संख्या हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। क्लियर है मामला? तो ऐसा ही करना है। जब अपने पास कोई भी संख्या दी हो, अगर मान लो अपने से इसमें पूछता, ऐसा पूछ लेता, अपने पास ऐसा पूछ लेता 1 तथा 2 के बीच में 500 परिमेय संख्या ज्ञात करो। यार 500 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। इसको 501 से गुणा करेंगे और 501 से भाग देंगे। इसको भी 501 से गुणा करेंगे और 501 से भाग देंगे। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? 501/501। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 1501। अब देखें, अब 501 से भाई इससे अगली संख्या क्या होगी? 501 से अगली संख्या क्या होगी अपने पास? 502। तो 502/501। फिर अपने पास अगला क्या होगा? 503/501। फिर अगला क्या होगा अपने पास? 504/501। तो ऐसे चलते 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 अपने पास 1001/501 तक जाना है। ये अपने पास 500 परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब अपने से कितनी भी परिमेय संख्या निकलवा ले, हमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या करना है? इतनी सी बात है। क्या करना है? ऊपर वाला दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर ले? अगर n परिमेय संख्या निकालनी है तो ऊपर भी n से गुणा कर ले और नीचे भी n से भाग दे ले, तो n+1 से। तो क्या करना है? जैसे 500 निकालनी थी तो 501 से मैंने गुणा भी किया और भाग भी दिया।
और यहाँ पे 5 निकालनी थी तो 6 से गुणा भी किया और भाग भी दिया। तो जितनी संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ के उतने से गुणा कर दें और भाग के बढ़ाते जाएं, अपने पास संख्याएं आ जाएगी। क्लियर है मामला? अच्छा, नहीं समझ में आया हो तो अभी उदाहरण करवा रहे कुछ और, उससे आपको मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। देखें, एक उदाहरण करवा देते हैं, अपनी क्लास में अभी टाइम है। देखें, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। ये तो हमने अभी कर लिया। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे इसको और 6 से भाग देंगे, फिर से 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6/6। ये हो जाएगा 12/6। 6/6 से 12/6 के बीच में चलना है तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ऐसे चलते जाना है। बहुत ही आसान है। अच्छा देखें, अगला सवाल देखते हैं क्या है अपने पास। 1/3 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अभी तो अपने पास क्या दे रहा था? नीचे कुछ नहीं था अपने पास, हर में कुछ नहीं था। अब इसमें क्या है? हर में भी 1/3 है और 1/2 है। इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। देखो बहुत ही आसान है। पहला अपने पास बहुत सारे तरीके हैं इसका। विधि 1, सबसे पहली विधि क्या है? हम क्या करें? 1/3 और 1/2, इन दोनों को जोड़ के 1/3 प्लस 1/2, इसको 2 से भाग दे दें। 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? इसका मैंने क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया, 6 आ जाएगा। ये बचेगा 2 + 3 और ये 2 आ गया। तो कितना आ गया अपने पास? 5/6 बटे में 2, तो ये 5/12 हो गया। तो अपने पास क्या आ गया? 1/3 और 1/2 के बीच में अपने पास एक संख्या आ गई, कितनी? 5/12। यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको। 1/3, ये 1/2 और ये अपने पास 5/12। एक तो आ गई, हमें 2 संख्याएं और चाहिए जो कि इन्हीं के बीच में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? मैंने क्या किया? इन दोनों के बीच में एक संख्या निकाल ली और इन दोनों के बीच में एक संख्या निकाल ली। तो इन दोनों के बीच में एक संख्या कैसे आ जाएगी? 1/3 प्लस 5/12/2 और इन दोनों के बीच में भी 5/12 प्लस 1/2/2। तो अपने पास ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 और 5/12 को 12 लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ बचेगा 4 + 5/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा लघुत्तम? यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 12, फिर से आ जाएगा 5 + 6/2। तो अपने पास एक संख्या तो क्या आ गई? 9/24 और एक आ गई 11/24। अब देखें कौन कौन सी संख्या आ गई 1/2 और 1/3 के बीच में। अपने पास 3 संख्या आ गई, 9/24, 5/12 और 11/24। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5/12 को 10/24, तो 9/24 और एक हो गई अपने पास, एक क्या हो गई? 10/24 और एक क्या हो गई अपने पास? एक हो गई अपने पास 11/24। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। देखें दूसरा तरीका और समझ ले। यह है विधि 2। दूसरी विधि क्या है? देखें अपने पास 1/3 और 1/2 दे रखा था। सबसे पहले क्या करते हैं हम? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ऊपर नीचे और इसको मैं 3 से गुणा कर लेता हूं ऊपर नीचे। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा अपने पास? 2/6 और ये अपने पास हो जाएगा 3/6। मतलब सबसे पहले क्या करना है? जो उनका हर है उसको बराबर कर लेना है। तो एक का हर 3 था, एक का 2 था, तो हमने एक को 2 से गुणा और भाग किया, एक को 3 से गुणा और भाग किया। पर अभी देखें तो अपने पास क्या हो रहा है? अभी अपने पास ऊपर वाला जो अंश और जो ऊपर वाला अपने पास अंश है उनके बीच में तो कोई अपने पास संख्या आती नहीं है। उसके लिए क्या करें? बहुत ही आसान है। कितनी संख्या निकालनी है? 3 निकालनी है। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 4/6 × 4, ये भी अपने पास 3 × 4/6 × 4, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब देखें ये क्या बन गया? 8/24 और ये अपने पास बच गया 12/24। अच्छा 8 से 12 तक चला गया और अपने पास नीचे वाला सेम ही है। तो अपने पास ऐसा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9/24 हो जाएगी एक, 10/24 हो जाएगी एक और एक 11/24 हो जाएगी। तो अपने पास 3 परिमेय संख्या क्या हो गई? 9/24। पहले तरीके से भी अपने पास यही आई थी, 9/24, 10/24 और 11/24। इस तरीके से भी अपने पास 9/24, 10/24 और 11/24 ही आ रही है। और भी अपने पास इसकी 2 विधियां और हैं, एक या 2 विधियां जो आप खुद से करके देखें। आप खुद को मेरे को बताएं, आइडिया दें कि सर ऐसा कर सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी विधियां हो सकती है। और भी हम इसके कुछ सवाल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। उसके बाद हम आगे चलेंगे, अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे, जो किसी का बीच में डाउट भी आया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है।
उसके बाद अगली क्लास में हम ए परिमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग डाउट नट के साथ